नमस्कार दोस्तों, विजय लक्ष्मी क्लासेस से मैं हेमंत कश्यप स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। ठीक है, अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा था किसके बारे में, कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं ध्वनि के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो 4 वीडियो हमने बनाए थे वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये फिजिक्स का 5वां चैप्टर है, समझ में आ गया। अब ध्वनि के बारे में चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार का तरंग ही है, समझ में आ गया। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की तरंग ही है। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए भाई, तरंग क्या होती है। तरंग क्या होती है? तरंग 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी यांत्रिक तरंगे और एक आपकी क्या होती है, अयांत्रिक तरंगे। ठीक है, यांत्रिक तरंगे क्या है? माध्यम की जिसमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। यांत्रिक तरंगों में क्या होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंगे। और एक प्रकार का तरंग क्या है, अयांत्रिक तरंगे। इनमें क्या है, माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, इसमें बस यही अंतर है कि यांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है और अयांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनको माध्यम की ज़रूरत होती है क्या? इनको माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती, समझ में आ गया। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यांत्रिक तरंगे जो है वो 2 पार्ट में बटी हुई हैं। एक में है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे और एक में क्या है आपका अनुप्रस्थ तरंगे। ये दोनों अपने आप में क्या क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे जिसके अंतर्गत क्या आता है आपका, यही जो ध्वनि है वो आती है। तो हम बेसिकली इसी ध्वनि के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो ये ध्वनि है वो कौन सी तरंगे, मतलब कौन सी तरंगों के अंतर्गत आती है उसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आती है ध्वनि आपकी अनुदैर्ध्य तरंगों में। इसके अलावा जो यांत्रिक तरंग है एक पार्ट और अनुप्रस्थ तरंगों में भी बटी हुई है। तो अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है वो क्या है, एक्स किरणें। ठीक है, एक्स किरणें क्या है, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग ये दोनों अपने आप में अलग कैसे है। तो भाई देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग जो है ना, उनका जो गमन करने का तरीका और जो अनुप्रस्थ तरंग है उनका गमन करने का तरीका, वो दोनों डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, अभी हम देख सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है, ध्वनि। तो ध्वनि कैसे गमन करती है उसको आप ध्यान से देखिएगा। ध्वनि क्या है, जैसे कि मान लो ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये क्या है, ध्वनि यांत्रिक तरंग के अंतर्गत है। तो माध्यम में आपका माध्यम कैसे हो गया, जैसे कि ये ठोस एक माध्यम है, द्रव भी एक माध्यम है, गैस भी एक माध्यम है। इन्हीं माध्यमों में से होकर ध्वनि गमन करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं ये सब माध्यम ना हुआ, जैसे मान लो आप कहाँ पहुँच गए, अंतरिक्ष में पहुँच गए, है कि नहीं। तो अंतरिक्ष में आप किसी एक दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ माध्यम नहीं है, समझ में आ गया। तो जहाँ माध्यम होगा ध्वनि वहीं गमन करेगी। ठीक है, तो अब ध्वनि गमन कैसे करती है उसको देख लीजिए आप। जैसे मान लो ये क्या है आपका, ये एक प्रकार का माध्यम है। ठीक है, ये कैसा माध्यम है, और ये मान लो कि ठोस माध्यम है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक ठोस माध्यम है। तो इसमें क्या होगा, अभी हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट शुरू किया नहीं है। जब केमिस्ट्री शुरू करेंगे ना, तब इसको आप अच्छे से समझिएगा कि कोई भी जो पदार्थ है वो अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, एक पदार्थ ही तो है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी अति सूक्ष्म छोटे छोटे कण होंगे। ठीक है, ये जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो इसमें कण होते हैं ना, जिनसे मिलकर ये पदार्थ बना है, उसमें सबसे पहले जब ध्वनि इंटर करेगी, समझ में आ गया। जैसे ही ध्वनि इसमें किसमें, पदार्थ में इंटर करेगी, वो जो इसमें मौजूद छोटे छोटे कण हैं उसको क्या करेगी, विस्थापित करेगी। ठीक है, लेकिन विस्थापित कहना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये क्या करेगी, इनको हिलाएगी, समझ में आ गया। जैसे ही ध्वनि इसमें पदार्थ में इंटर करेगी, ये कणों को उनकी जगह से क्या कर देगी, हिला देगी। अब उसमें होगा क्या, मान लो यहाँ पे पहली कंडीशन में बहुत सारी इसके पदार्थ के कण मौजूद होंगे, समझ में आ गया। इसमें अगर बहुत सारे पदार्थ के कण मौजूद होंगे, जैसे ही ध्वनि इसमें इंटर करेगी, ये पदार्थ के कण क्या होगा, आगे खिसकेगी, आगे खिसक के जो पहले से मौजूद पदार्थ के कण होंगे उनसे जाके ये चिपकेगी, समझ में आ गया। अब ये जैसे ही आगे खिसकेगी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ का एरिया कुछ खाली हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भीड़ थोड़ी बढ़ जाएगी, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा खाली हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, भीड़ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये जो कण यहाँ से खिसक के यहाँ इकट्ठा हो गए थे, वो फिर से यहाँ चिपकने के बाद वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाएंगे। समझ में आ गया। कण क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर आगे इनके दूसरे कणों के संपर्क में आने के बाद फिर अपनी जगह पे जाके वापस बैठ जाएगी। तो भाई ऐसी करते करते ये ध्वनि क्या होगी, आगे बढ़ते जाएगी, इस कण से इस कण, इस कण से इस कण, इस कण से इस कण। अब इसमें होगा क्या, एक कंडीशन में जहाँ से कण आगे बढ़ेगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया कुछ खाली हो जाएगा। जहाँ आकर ये दूसरे कणों से मिलेगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी। ये आप समझ लीजिएगा। तो इसी अवस्थाओं में आगे बढ़ते हुए एक स्थिति में क्या होगा, एक स्थिति में जहाँ भीड़ वाली जगह होगी ना, उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संपीड़न। संपीड़न मतलब कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होगा, ये एक दूसरे से आपस में चिपकी रहेगी। समझ में आ गया। और जहाँ की एरिया जहाँ पे खाली होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेयरफेक्शन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विरलन। विरलन क्यों भाई, क्योंकि यहाँ क्या कैसी अवस्था है, यहाँ पे खाली वाली अवस्था है, तो इसको क्या बोलते हैं, विरलन। समझ में आ गया। तो आप ये एक बात समझिएगा, ध्वनि कैसे गमन करती है, ध्वनि क्रमशः संपीड़न एवं विरलन, संपीड़न एवं विरलन इस प्रकार की क्या है, स्थिति उत्पन्न करती हुई गति करती है। समझ में आ गया। आप बस इसी पॉइंट को समझिएगा, ध्वनि कैसे गमन करती है ये तो आप समझ लिए। अब इसके बाद चलिए हम समझते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग अपने आप में अनुदैर्ध्य तरंगों से अलग कैसे है। जैसे ये ध्वनि है ना, संपीड़न और विरलन ये क्षेत्र बना के आगे बढ़ती हुई चली जाती है, उसी प्रकार ये अनुदैर्ध्य तरंग अनुप्रस्थ तरंग कैसे गमन करेगी, ये क्रमशः श्रृंग एवं गर्त, श्रृंग एवं गर्त इस प्रकार से ऊपर नीचे एक एरिया बनाती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये क्षैतिज रूप से आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे इस प्रकार से श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त इस प्रकार एरिया बनाती हुई क्या करेगी, ये आगे बढ़ जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंगे, और ये आपका क्या हो गया, अनुदैर्ध्य तरंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों जो टॉपिक है इनके बीच का अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिएगा, इससे पहले हमने क्या समझा था, ध्वनि क्या है, एक प्रकार का तरंग है, और वो तरंग भी कैसे कैसा है होता है, एक होती है यांत्रिक तरंग, एक अयांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग के अंतर्गत अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती है, जिसमें क्या आती है आपकी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग में, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये अगला पॉइंट आप समझिएगा, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम, ये इनकी परिभाषाएं क्या है वो आप समझिएगा। इसको आप जैसे याद करेंगे ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप याद किए हो और एग्ज़ाम में जाके वो आपको एज इट इज़ याद आ जाए, उससे आप न्यूमेरिकल या फिर जो थ्योरिकल क्वेश्चन है वो सही सही बन जाए। इसलिए हम आपको ये इसको एक बार अच्छे से समझा देते हैं। भाई समझ के अगर किसी चीज़ को याद करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है। पहले हम बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये लेम्डा से, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य क्या है, एक कंपन के बीच की क्या है, दूरी है, ठीक है। तरंग क्या है, एक कंपन के बीच की दूरी है। अब ये चित्र देखिएगा आप, जैसे ही ये यहाँ से मान लो ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, एक बार ये क्या करेगी, श्रृंग होएगी, ठीक है। ये क्या होगी, एक बार श्रृंग होगी, और ये एक बार क्या हो जाएगी, गर्त हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये एक बार श्रृंग और एक बार गर्त जहाँ पे ख़त्म हुई, उसका जो मिडिल पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी आपकी, ए से लेके बी तक। तो ए से लेके बी तक की दूरी क्या हो गई आपकी, एक कंपन हो गई। ध्यान दीजिएगा, ए से लेके बी तक की दूरी क्या हो गई आपकी, एक कंपन हो गई। इसी को क्या बोलेंगे हम, तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, ठीक है। तो एक कंपन के बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी, तरंग दैर्ध्य। समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य। अब देखिए आवर्तकाल किसको बोलते हैं, एक कंपन में लिया गया समय, ठीक है। जैसे ही ए से लेके बी तक हमारा एक कंपन कंप्लीट हुआ, उसमें हमको कितना समय लगा, समझ में आ गया। एक कंपन में जितना भी समय लगा उसको क्या बोलेंगे हम, आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल को हम टी, टाइम पीरियड से डिनोट करते हैं, समझ में आ गया। तो अब आवर्तकाल के बाद हम आवृत्ति समझते हैं। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति भाई एक सेकेंड में कुल कंपन, ठीक है।
अब हम जैसे अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, एक कंपन के बारे में। अब हम सीधा सीधा क्या सोचेंगे कि एक सेकेंड में कितना भी कंपन हो जाए, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ या एक ही हुआ, ये सब मैटर नहीं रखता, लेकिन एक सेकेंड में जितना भी कंपन होगा ना उसको क्या बोलेंगे हम, आवृत्ति। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ में आ गया? एक सेकेंड में जितना भी कंपन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, आवृत्ति। अब देखते हैं हम किसको, आयाम को। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है। श्रृंग या गर्त की दूरी को क्या कहते हैं हम, आयाम कहते हैं, ठीक है। श्रृंग या गर्त की दूरी, इसको समझिए आप। ये क्या है आपका, श्रृंग है, और ये क्या है आपका, गर्त है, ठीक है। या तो हम श्रृंग को ही प्रॉपर बोल सकते हैं, या तो फिर प्रॉपर हम गर्त की जो दूरी है उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम श्रृंग को लिख लें या तो फिर गर्त को लिख लें, दोनों एक ही होने वाली है। तो श्रृंग हो या फिर गर्त हो, ठीक है, उनके जो ऊपर से नीचे की दूरी है या फिर नीचे से जो इस साइड की दूरी है, इसको हम क्या बोलेंगे हम भाई, इसको हम बोल देंगे आयाम, ठीक है। या तो श्रृंग की दूरी या तो गर्त की दूरी, ये क्या कहलाएगी आपकी, आयाम कहलाएगी। समझ में आ गया? अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।